साहित्य जागर साजरा करत आहे ब्रेल जागर महोत्सव। ब्रेल लिपीचे जनक महात्मा लुई ब्रेल यांच्या जयंती दिनापासून स्मृती दिनापर्यंत म्हणजेच 4 जानेवारी ते 6 जानेवारी पर्यंत साहित्य जागरवर ऐका ब्रेल जागर महोत्सव। ब्रेल जागर महोत्सव। जय लुई श्रोताओं, साहित्य जागर द्वारा आयोजित ब्रेल जागर महोत्सव के पहली कड़ी में मैं हर्षद जाधव आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। ब्रेल लिपि के खोजकर्ता महात्मा लुई ब्रेल जी की जयंती से लेकर उनके स्मृति दिन तक यानी 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक साहित्य जागर ब्रेल जागर महोत्सव का आयोजन पिछले 2 सालों से करता है। आज इस कड़ी में भारतीय ब्रेल का विकास इस विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन हम करने जा रहे हैं और इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए और इस विषय की जड़ तक हमें ले जाने के लिए हमारे साथ हैं प्राध्यापक डॉक्टर राम अवतार शर्मा सर। मैं डॉक्टर शर्मा सर का आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। राम अवतार शर्मा सर दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट से। वे एक अच्छे लेखक हैं। उन्होंने 4 काव्य संग्रह, एक कहानी संग्रह और एक उपन्यास लिखा है। विभिन्न पत्रिकाओं में भी उनका लेखन प्रसारित हुआ है, प्रकाशित हुआ है और ब्रेल लिपि की जो पत्रिकाएं निकलती है ब्रेल लिपि में, उनमें भी ब्रेल के संदर्भ में, लुई ब्रेल के संदर्भ में आज तक लगभग 6 लेख उनके प्रकाशित हुए हैं। ब्रेल लिपि के सहारे ही अपना अध्ययन अध्यापन का काम आज तक डॉक्टर शर्मा सर करते आ रहे हैं और आज वे हमें ब्रेल लिपि का जो भारतीय संस्करण है, भारतीय ब्रेल, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं इस व्याख्यान के माध्यम से। मैं आदरणीय डॉक्टर शर्मा सर से विनती करता हूं कि वे अपना संबोधन शुरू करें। साहित्य जागर के बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं आज 4 जनवरी है और हमारे मार्गदर्शक हमें एक तरह से नया जीवन देने वाले लुई ब्रेल का जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर मैं सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। साहित्य जागर की ओर से मुझे जो विषय दिया गया है वह दिया गया है भारतीय ब्रेल के विकास का इतिहास। भारती का अर्थ वाणी होता है, इसलिए हमारी ब्रेल लिपि का नाम वाणी अर्थात सरस्वती से जाकर जुड़ गया। भारतीय ब्रेल एक सरस्वती से जाकर जुड़ गई। हम इस विषय पर सबसे पहले ये आपको बता दें कि विश्व के प्रथम अंध विद्यालय की स्थापना वालोंतम ओये ने 1784 ईस्वी में की, फ्रांस में। ये फ्रांस के निवासी थे, लुई भी फ्रांस के निवासी ही थे। इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रथम अंध विद्यालय कौन सा था। तो विश्व का प्रथम अंध विद्यालय फ्रांस में 1784 में वालोंतम ओये ने किया। भारत में ठीक 100 वर्ष बाद 1887 में भारत के प्रथम अंध विद्यालय की स्थापना उसे मान सकते हैं हम कि वो थी एक ईसाई महिला। उन ईसाई महिला ने ईसाई दृष्टिहीनों के लिए ही
प्रथम अंध विद्यालय की स्थापना की, उनका नाम था शार्प, एनी शार्प। एनी शार्प ने ईसाई दृष्टिहीनों के लिए स्थापना की, जिसे हम अपने भारत का प्रथम अंध विद्यालय कहते हैं। अब 20वीं शताब्दी के धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रही और 20वीं शताब्दी के प्रथम 4 दशकों में भारत में के महानगरों में कुछ अंध विद्यालय खुल गए। समस्या फिर पढ़ने की आ गई कि पढ़ा कैसे जाए, और पढ़ने के लिए स्वतंत्रता के पूर्व बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि जितने भी अंध विद्यालय थे सब में ब्रेल के अलग अलग रूप विकसित कर लिए। यानी ब्रेल तो रही वही, लेकिन ब्रेल के कई रूप बन गए। कहते हैं कि 10 संहिताएं कम से कम थीं भारत में। अब भारत तो वैसे बहुभाषी देश है, इसलिए यहाँ अंध विद्यालय के जो प्रबंधक थे, संस्थापक थे, उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक संहिताएं गढ़ ली। इससे बड़ी जटिल समस्याएं उत्पन्न हो गईं। जैसे एक विद्यालय के छात्र दूसरे विद्यालय की पुस्तकें नहीं पढ़ सकते थे, परस्पर ब्रेल में लिखित संवाद नहीं हो सकते थे, कोई पत्र व्यवहार किसी से नहीं हो सकता था। तो लुई का तो उद्देश्य ही खंडित हो गया। लुई का उद्देश्य था संपूर्ण विश्व के दृष्टिबाधित जनों को एक साथ जोड़ना, संवादों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से एक साथ जोड़ना लुई का उद्देश्य था। और यह उद्देश्य उनका यूरोप में भी खंडित हो चुका था, अमेरिका में भी खंडित हो चुका था, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के जितने अंध विद्यालय थे वहां भी अलग अलग ब्रेल के रूप चल रहे थे, अलग अलग संहिताएं बनाई हुई थी। भारत, यूरोप की तरह ही भारत में भी कुछ विचारशील व्यक्ति सामने आए, और ये विचारशील व्यक्ति जो थे, इनमें थे जे नॉल्स ने, और दूसरे थे एल गार्थवेट। इन दोनों ने 1902 में एक ब्रेल संहिता का निर्माण किया, और जिसे उस ब्रेल का नाम था ओरिएंटल ब्रेल। ओरिएंटल ब्रेल बनाई। उनका सिद्धांत था अनुक्रम सिद्धांत। बाद में भी यही सामने आया था अनुक्रम सिद्धांत, उसकी भाषा बाद में करूंगा बात। लेकिन इसी आधार पर इन्होंने इनका यह दावा था कि ओरिएंटल ब्रेल जो है वो संपूर्ण विश्व, भारत की तो क्या विश्व की भाषाएं भी इसमें आ गई। ये अजीब बात रही कि ये ओरिएंटल ब्रेल केवल मुंबई के ही एक अंध विद्यालय तक सीमित रह गई, आगे न बढ़ पाई। सन 1922 में कराची अंध विद्यालय के प्रिंसिपल पीएम आडवाणी ने बड़ा क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने किया ये कि तत्कालीन सरकार को एक पत्र लिखा, और उसमें केंद्रीय शिक्षा परामर्श समिति को यह पत्र लिखा कि समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक ही लिपि, एक ही संहिता, ब्रेल का एक ही रूप बनाकर भेजा जाए, तैयार कर दिया जाए इसके लिए। लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई और 16 वर्ष बीत गए। 16 वर्षों के बाद हुआ यह कि उन्होंने पुनः पत्र लिखा 1938 में। 1938 में जो पत्र लिखा, इस बार सौभाग्य से उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 14 सदस्यों की समिति का गठन किया। इस समिति ने काम करना आरंभ कर दिया और एक विशेषज्ञों की एक छोटी सी समिति बनाई। उस समिति ने काम करना शुरू किया, और लेकिन दुर्भाग्य पीछा करता रहा। उस दुर्भाग्य ने पीछा अभी भी नहीं छोड़ा। इन दोनों में 2 गुट बन गए।
एक तो 10 वर्ष तक कुछ भी ना हो सका 1949 तक, क्योंकि वो 2 गुट जब बन गए तो कोई फैसला नहीं हो पाया कि क्या करना चाहिए। दोनों के मत अलग थे और दोनों ही अपने अपने मतों पर दृढ़ थे। दोनों आपस में लड़ते रहे। तो एक मत था वर्ण साम्य सिद्धांत का, जो वर्णों के आधार पर बना था, उसे अनुक्रम सिद्धांत कहा गया। और दूसरा मत था ध्वनि के आधार पर, जो ध्वनि साम्य सिद्धांत कराया गया। मैं आपको यहां ये बता दूं कि ये दोनों ही सिद्धांत लुई ब्रेल के थे। दोनों सिद्धांत लुई ब्रेल ने ही बनाए थे और लुई के ब्रेल के सिद्धांतों पर एक गुट अड़ गया, दूसरा दूसरे तरफ अड़ गया। थोड़ा सा अनुक्रम सिद्धांत के बारे में आप जान लें। अनुक्रम सिद्धांत के समर्थक मानते थे कि लुई ब्रेल ने 7 पंक्ति में जो 63 चिन्ह बनाए हैं, उन्हीं चिन्हों के आधार पर ब्रेल लिपि विकसित होनी चाहिए और वही उसी के आधार पर उसका मूल प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए। यह अनुक्रम सिद्धांत कहलाया। भारतीय भाषाओं की सारी लिपियां इसी में आ जाएं, ऐसा इनका मानना था। लेकिन हुआ क्या, यह सिद्धांत, अनुक्रम सिद्धांत जो था, यह व्यावहारिक नहीं था। इसको प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस कहा गया था, लेकिन ये अंग्रेजी में, मान लीजिए एक उदाहरण देंगे कि अंग्रेजी की प्रथम पंक्ति के जो 6 अक्षर हैं, जो 6 चिन्ह हैं, तो उनमें ऐसे इन्होंने निश्चित किया: बिंदु 1, बिंदु 1 2, बिंदु 1 2 4, बिंदु 1 4 5, बिंदु 1 5 और बिंदु 1 2 4। वास्तविकता तो ये है, खैर मेरे ऐसा बोलने से ठीक समझ में ये बात आएगी नहीं। इसलिए नहीं आएगी कि जब तक हम बच्चे की उंगली पकड़कर उसे बिंदुओं को ठीक से दिखाए ना, समझाए ना, तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं उदाहरण दे ही रहा हूं। उन्होंने ये माना कि क्रमशः हिंदी वर्णमाला के प्रथम 6 स्वर अ आ इ ई उ ऊ, ये इस पर होंगे। इस वर्ग ने इसी सिद्धांत को सभी भाषाओं के लिए स्वीकार किया और ये माना कि सबकी वर्णमालाएं इसमें आएंगी। परंतु यह संभव हो नहीं सकता था, क्योंकि बिंदु 1 4 अंग्रेजी में सी कहलाता है, आपको पता ही है। हिंदी में ये वर्ग के अनुसार ई आ गया, उर्दू में ये पे हो गया। इसलिए ये अव्यावहारिक मान लिया गया। दूसरी इसकी अव्यावहारिकता ये भी थी कि हिंदुस्तान बहुभाषी देश है और सारी भाषाओं के लिए एकदम अनुपयुक्त सिद्धांत था। यह हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हर भाषा के चिन्हों की ध्वनियां ही अलग अलग होती हैं, इसलिए वो संभव आ ही नहीं सकता था। और आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि गारवेट की भाषा जो मान्यता थी, वो भी इन्हीं के आधार पर थी। विकास का जो दूसरा सिद्धांत था, वो था ध्वनि साम्य सिद्धांत। मैंने पहले बताया कि 1949 तक ये लड़ता रहा। दूसरा सिद्धांत विशेषज्ञों का जो था, वो था ध्वनि के आधार पर। इसीलिए हम इसको उन्होंने इसको ध्वनि साम्य सिद्धांत का नाम दिया था। इन लोगों का विचार था कि लुई ब्रेल ने विभिन्न ध्वनियों के लिए जो विशेष ब्रेल चिन्ह निर्धारित किए हैं, उन्हीं के आधार पर उन्हें ही सभी भाषाओं के लिए स्वीकार कर लिया जाना चाहिए
और इसीलिए उन्होंने इसको ध्वनि स्वाम्य सिद्धांत कहा। और इस पर भी काफी बहस हुई और काफी समय तक बहस चलती रही। अंग्रेजी के इसका एक उदाहरण मैं देकर आपको समझा दूं, जैसे ये ज्यादा सरल था। जैसे अंग्रेजी का के, हिंदी का क, अंग्रेजी का बी, हिंदी का ब, एम, म, एन, न इत्यादि। तो यहां पर ध्वनियां आपस में मिल रही हैं और इसी आधार पर इन्होंने ऐसा वर्गीकरण किया कि जो भारत की सभी नहीं तो कम से कम अधिकांश भाषाओं के लिए, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ब्रेल ही एकमात्र संसार की ऐसी लिपि है जो सभी भाषाओं को अपने भीतर समेटे हुए है। कोई ऐसी लिपि नहीं, देवनागरी भी लिपि नहीं, रोमन लिपि नहीं, कोई संसार की ऐसी लिपि नहीं है जो सभी भाषाओं को अपने भीतर समेट कर रख ले। खैर, इस पर खूब बहस हुई, विचार विमर्श हुआ और अंततः यह स्वीकार कर लिया गया बहुमत से कि इसी सिद्धांत के आधार पर ब्रेल का भारतीय ब्रेल को आना चाहिए। किंतु फिर वही बात, दुर्भाग्य रहा कि भारत में इसको स्वीकृति नहीं मिली, इसे औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि दोनों ही विरोधी ग्रुप एक दूसरे के विरोधी थे और आपस में लड़ते रहे। 1949 में एक और अच्छी घटना घटी। अप्रैल 1949 में भारत सरकार के शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव एक थे जिनका नाम था हुमायूं कबीर। तो श्री हुमायूं कबीर जो थे वो एक बड़े शिक्षाविद थे और उन्होंने स्वयं वो स्वयं रुचि भी लेते, उन्होंने स्वयं रुचि ली इस विषय में। तो उन्होंने एक लंबा पत्र संयुक्त राष्ट्र की जो यूनेस्को को लिखा। यूनेस्को को उन्होंने लंबे पत्र में यह लिखा कि भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की भाषाओं के लिए एक समान संहिता का निर्माण किया जाए ताकि विश्व ब्रेल के माध्यम से विश्व के दृष्टिबाधित लोग आपस में जुड़ सकें। यह बात यूनेस्को के लोगों को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने इस पर काफी मंथन किया और उस मंथन के अनुसार उन्होंने 1950 में, मार्च 1950 में यूनेस्को ने एक सम्मेलन किया फ्रांस में। यह सम्मेलन, इस सम्मेलन में विश्व के योग्य ब्रेल विशेषज्ञ शामिल हुए और यह फैसला कर लिया गया, एक मत पर वो ध्वनि साम्य सिद्धांत के आधार पर ही वे एक मत हो गए और विश्व ब्रेल का निर्माण हुआ। इसको ग्लोबल ब्रेल कहा गया। तो जो सिद्धांत भारत के लिए था उसको भारतीय ब्रेल कहा गया। इस प्रकार भारतीय ब्रेल का जन्म हुआ और भारतीय ब्रेल का इतिहास हुआ। यह भी भारत की ही देन है कि विश्व को वो जो ध्वनि सिद्धांत विश्व ने, भारत ने स्वीकार किया, वही विश्व ने भी स्वीकार किया। 1951 में भारत सरकार ने इस सिद्धांत को मुख्य, इसको सलाहकार परिषद शिक्षा विभाग की जो थी उसे सौंप दिया गया और अप्रैल 1951 में सभी भारतीय भाषाओं के लिए औपचारिक रूप से सरकारी स्तर पर यह नीति स्वीकार कर ली गई और इस प्रकार हम यह मानते हैं कि विश्व में भी भारतीय ब्रेल का, विश्व ब्रेल में भी, उसके विकास में भी पर्याप्त योगदान है। इसलिए हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि संक्षेप में भारतीय ब्रेल का इतिहास यही है और मैं यहीं पर आपको पुनः धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और एक बार पुनः सभी को
मंगलमय नव वर्ष कहता हूं। इसी के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा सर। आज सुनने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को आपने केवल भारतीय ब्रेल का ही नहीं बल्कि भारत में दृष्टिहीन शिक्षा का विकास कैसे हुआ और इसकी शुरुआत विश्व में कहां से हुई, यानी विषय के जड़ तक ले जाकर आपने हमें जो संबोधन दिया और हमारा जो प्रबोधन किया, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। साहित्य जागर के लिए आपने जो समय निकाला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और ब्रेल जागर महोत्सव का आज का कार्यक्रम अब संपन्न होता है, लेकिन कल एक नए विषय को लेकर ब्रेल जागर महोत्सव में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। ब्रेल जागर महोत्सव